नमस्कार। आज हम एक बहुत ही चर्चित किताब पर बात करने वाले हैं, रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड। जी हाँ। और ये किताब ना असल में दो अलग अलग पिताओं की कहानी है, उनकी सोच की कहानी है। बिल्कुल। एक तरफ हैं गरीब डैड जो कियोसाकी के अपने पिता थे, पढ़े लिखे सरकारी नौकरी वाले। हाँ, मतलब वो सुरक्षित भविष्य वाली सोच कि अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी पाओ। और दूसरी तरफ अमीर डैड, ये उनके दोस्त के पिता थे। जी, एक सफल व्यवसायी। और उन्होंने कियोसाकी को पैसे, निवेश मतलब आर्थिक आजादी की वो बातें सिखाई जो कहीं और सीखने को नहीं मिलती। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि इस किताब से जो जरूरी वित्तीय सबक हैं उनको निकालें, उन पर चर्चा करें। बिल्कुल। देखते हैं कि ये हमारी आम सोच को कैसे चैलेंज करते हैं। हाँ, और सबसे पहली बात जो दिमाग में आती है, जो थोड़ी चौंकाने वाली भी है, किताब कहती है अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। हाँ, ये सुनने में ही थोड़ा उल्टा लगता है ना? क्योंकि हम सब तो यही करते हैं, पैसे के लिए काम। सही बात है। पर इसका मतलब ये है कि जो गरीब या मध्यम वर्ग है वो अक्सर अपनी तनख्वाह के लिए अपना टाइम और मेहनत बेचते हैं, मतलब वो पैसे के पीछे भाग रहे हैं। जबकि अमीर लोग क्या करते हैं, वो एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जहां पैसा यानी उनकी संपत्ति, उनके निवेश, वो उनके लिए और पैसा कमाते हैं। पैसा उनके लिए काम करता है। अच्छा, तो पैसा उनके लिए काम कर रहा है, वो पैसे के लिए नहीं। एग्जैक्टली वो खुद पैसे के लिए काम करने की बजाय पैसे को काम पर लगाते हैं। शायद इसीलिए वो और अमीर होते जाते हैं। ये बात सोचने वाली है। तो फिर ये हमें सीधे उस चीज पर ले आता है जिसकी किताब में बार बार बात होती है, वित्तीय साक्षरता, फाइनेंशियल लिटरेसी। जी बिल्कुल। स्कूलों में हमें बहुत कुछ पढ़ाते हैं, पर पैसा कैसे काम करता है ये अक्सर मिसिंग होता है। सही कहा। और इस साक्षरता का मतलब फाइनेंशियल लिटरेसी का सबसे बेसिक पॉइंट है संपत्ति और देनदारी के बीच का फर्क समझना, एसेट्स और लायबिलिटीज। हाँ, ये दो शब्द बहुत आते हैं किताब में, संपत्ति यानी एसेट्स। एसेट्स वो चीजें हैं जो आपकी जेब में पैसा डालती हैं रेगुलरली। जैसे कोई प्रॉपर्टी किराए पे दी है, उससे किराया आ रहा है, या स्टॉक से डिविडेंड मिल रहा है, या कोई साइड बिजनेस है। ओके। और लायबिलिटीज यानी देनदारियां। ये देनदारियां वो हैं जो आपकी जेब से पैसा निकालती हैं। जैसे कार लोन की ईएमआई, क्रेडिट कार्ड का बिल, या वो घर जिसमें आप खुद रहते हैं और उसका लोन भर रहे हैं। अच्छा, यहीं पर एक सवाल आता है। ज्यादातर लोग तो मानते हैं कि उनका घर उनकी सबसे बड़ी संपत्ति है, पर आप कह रही हैं कि किताब इसे देनदारी मानती है। हाँ, ये एक बड़ा पॉइंट है किताब का। कियोसाकी के अनुसार जिस घर में आप रहते हैं वो तकनीकी रूप से आपकी जेब में पैसा नहीं डाल रहा, बल्कि मेंटेनेंस, टैक्स, लोन की किश्तों के रूप में पैसा निकाल रहा है। तो वो एक देनदारी हुई। ओह, पैसा लाएं तो सिद्धांत साफ है, ज्यादा से ज्यादा इनकम जनरेट करने वाली संपत्ति बनाओ और देनदारियों को कम करो। समझ गया। तो मतलब सिर्फ घर या स्टॉक ही नहीं, कुछ और भी हो सकता है। बिल्कुल, कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो सकती है, कोई ऑनलाइन कोर्स हो सकता है, कोई छोटा सा बिजनेस हो सकता है, कुछ भी जो पैसा लाए। ठीक है। इसी से जुड़ा एक और आइडिया है, अपने काम से काम रखो, माइंड योर ओन बिजनेस। इसका क्या मतलब है? नौकरी छोड़ दें? जरूरी नहीं, मतलब ये नहीं कि आप कल ही नौकरी छोड़ दें। इसका असली मतलब है कि अपनी नौकरी या पेशे के साथ साथ अपना ध्यान अपनी संपत्ति बनाने पर लगाएं, अपना बिजनेस खड़ा करें, भले ही छोटा सा। मतलब सिर्फ सैलरी पर निर्भर ना रहें। हाँ, दूसरों के लिए काम करके तनख्वाह पाने के अलावा अपने लिए आय के स्रोत बनाएं, अपना एसेट कॉलम मजबूत करें। ठीक है। और फिर वो बात आती है कि कमाने के लिए नहीं बल्कि सीखने के लिए काम करें। ये थोड़ा अजीब नहीं? हाँ, ये भी पारंपरिक सलाह से हट करे। किताब कहती है कि करियर की शुरुआत में ऐसी जॉब्स चुनें जहां आपको वैल्यूएबल स्किल्स सीखने को मिले, जैसे सेल्स, मार्केटिंग, नेगोशिएशन, लीडरशिप। भले ही सैलरी कम हो। हाँ, भले शुरुआत में सैलरी थोड़ी कम क्यों ना हो, क्योंकि ये स्किल्स आपको बाद में अपना बिजनेस बनाने या बेहतर निवेश करने में बहुत मदद करेंगे। ये एक तरह से खुद पर निवेश है। ये एक अलग नजरिया है। लेकिन ये सब करने में, मतलब निवेश करने या अपना काम शुरू करने में, एक डर भी तो होता है, पैसा डूबने का डर। बिल्कुल होता है, और किताब मानती है कि ये डर ही बहुत से लोगों को रोकता है। अमीर डैड का सबक ये था कि हारना या असफल होना सीखने का हिस्सा है। तो डरे नहीं। डर को समझें, उसे मैनेज करें, सोचे समझे जोखिम लें, कैलकुलेटेड रिस्क्स। बिना रिस्क के रिवॉर्ड नहीं मिलता है ना। पर हाँ, रिस्क लेने से पहले पूरी जानकारी और तैयारी जरूरी है,
अंधा रिस्क नहीं। सही बात है। और एक आखिरी चीज, टैक्स। किताब टैक्स के बारे में भी कुछ कहती है। हाँ, ये भी एक प्रैक्टिकल पॉइंट है। किताब बताती है कि अमीर लोग अक्सर कानूनी तरीकों से टैक्स बचाने के लिए कॉर्पोरेशंस यानी कंपनियों का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, वो कैसे? देखिए, कंपनी के जरिए वो अपने बिजनेस के कई खर्चे टैक्स देने से पहले ही अपनी इनकम से घटा सकते हैं, जबकि नौकरी करने वाले को पहले टैक्स देना पड़ता है, फिर बची हुई इनकम से खर्च करना होता है। ओ, ये तो बड़ा अंतर है। हाँ, तो टैक्स सिस्टम कैसे काम करता है इसकी बेसिक समझ होना भी फायदेमंद हो सकता है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो संदेश साफ है, सिर्फ कमाओ और खर्च करो वाली सोच से आगे बढ़ना होगा। बिल्कुल, पैसे की समझ बढ़ाना, संपत्ति बनाना, सीखते रहना, डर पर काबू पाना, सोच समझकर रिस्क लेना, ये सब जरूरी है। और सिस्टम को समझना भी। किताब एक तरह से उम्मीद देती है कि सही सोच और जानकारी से आर्थिक आजादी पाई जा सकती है। जी हाँ, बिल्कुल। और ये सब जानने के बाद शायद सबसे अहम सवाल ये उठता है कि हम खुद अपनी रोजमर्रा की वित्तीय आदतों को कैसे देखें। मतलब ये कि क्या हमारा फोकस संपत्ति बनाने पर है या हम अनजाने में ऐसी चीजें जमा कर रहे हैं जो असल में देनदारियां हैं और हमारी जेब से पैसा निकाल रहे हैं। ये सवाल शायद हमें सोचने पर मजबूर करे कि हम कहाँ खड़े हैं और क्या बदलना चाहते हैं।